तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट अगस्त 2020 की तैयारी कर रहे हैं और रीट की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने शुरू किया है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको मेरे चैनल पे रीट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिलेबस टू सिलेबस यहाँ पे पढ़ाऊँगी, अध्ययन करवाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप अपने लॉकडाउन की फालतू समय का उपयोग करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई पे निरंतर ध्यान देते रहिए, क्योंकि यही वो समय है जिसका जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएगा वही व्यक्ति आगे जाके सफल होगा। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, सरकार की भर्तियां सारी फिर से आने वाली हैं और इस समय में अगर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो हमारी कंटिन्यूटी छूट जाएगी, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई यहाँ पे बनाए रखें। इस वक्त जब आप कोच नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इस वक्त का लाभ उठाएं। तो आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने संविधान का निर्माण पढ़ा, संविधान कहाँ से आया था ये सोर्स पढ़े हैं, और फिर हमने पढ़ा संविधान सभा कि संविधान का गठन कैसे हुआ, किन किन लोगों ने बनाया, संविधान की प्रमुख समितियां कौन सी थी, संविधान सभा में कौन कौन सी तिथियां मेन थी, वो सब पढ़ लिया। अब आज हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं संविधान के स्रोत। मतलब हमने संविधान, देखो दोस्तों हमारा देश में जो हमारा संविधान लिखा गया है वो बिल्कुल नया संविधान नहीं है। ये नहीं हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को आज़ाद किया और आज़ाद करते ही हमने एक नए संविधान का निर्माण कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अनुभवों के द्वारा ही सीखता है। और हमने भी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमें कुछ अनुभव हुए, उनसे बहुत कुछ बातें हमने यहाँ पे सीखी हैं। तो उन्हीं बातों से हमने संविधान का निर्माण किया। तो सबसे मेन तो हमने ब्रिटिश लोगों से सीखा है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमारे ऊपर रहा, क्राउन का राज हमारे ऊपर रहा, तो सबसे ज़्यादा तो हमने वहाँ से सीखा है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे कि ऐसे हमने अपने संविधान में लिए हैं। इस वक्त हमारे संविधान में, मतलब संविधान के निर्माण के समय हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 के संविधान से। 1935 का भारत शासन अधिनियम से। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया सबसे विस्तृत अधिनियम था और सबसे जटिल अधिनियम था। एक तरह से अंग्रेजों ने पूरा संविधान ही बना के लिखा था। तो 200 अनुच्छेद तो हमने वहाँ से ले लिए। इसके बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया जो सफलतापूर्वक अपना शासन चला रहे थे बहुत सालों से। इनमें जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब देशों से हमने बहुत कुछ बातें सीखी हैं। तो इन सब देशों में जो भी इम्पोर्टेंट कानून थे, वहाँ के जो भी अच्छे अच्छे कानून थे, वो हमने वहाँ से ग्रहण किए हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे संविधान की इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि हमारा संविधान दूसरे देशों की कॉपी है, प्रतिलिपि है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं दोस्तों। ऐसा कहना सरासर गलत होगा। ये चीज़ कॉपी नहीं होती। विभिन्न देशों के संविधानों से, दूसरे देशों के अनुभवों से कुछ सीखना वो एक अच्छी बात होती है, और उसे आगे अपने देश में गलती ना करना। मतलब कि उन देशों ने जो गलतियां की है उनसे हम सीख रहे हैं और उसे, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो अपने देश के संविधान में लागू कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो हमारा संविधान किसी की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि उनके जो अच्छे अच्छे कानून हैं वो हमने अपनाए हैं और अपने देश के अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन किया है और अपने संविधान में शामिल किया है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि हमने किन किन देशों से क्या क्या लिया है और संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। मतलब कहाँ कहाँ से हमने संविधान बनाया है, निर्मित किया है, कैसे कैसे संविधान के अधिनियम और कानून आए हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि 1935 का अधिनियम ही सबसे मेन है। तो 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। ऐसे तो लगभग 200 अनुच्छेद थे, लेकिन इनमें से सारी मेन बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेन हमने कौन कौन सी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ली थी। सॉरी। तो वर्तमान में संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का ही देखा जाता है। अर्थात भारत के संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। ठीक है। आर देशमुख के अनुसार भारत का संविधान
वस्तुतः 1935 का अधिनियम ही है, इसमें केवल सार्वभौमिक वयस्क अधिकार को जोड़ दिया गया है। उस समय दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कानून नहीं था, है ना। 18 वर्ष वालों को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो आर देशमुख इन्होंने एक कोटेशन लिखा है कि भारत का संविधान 1935 का ही अधिनियम है, मतलब लगभग उसकी प्रतिलिपि ही है, केवल इसमें क्या जोड़ दिया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को, जो भी भारत का नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार होगा। ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्रभाव है 1935 का। फिर हम पे शासन किस देश का था। देखो दोस्तों, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे 1600 से लेकर लगभग 1947 तक हम पे शासन किया है, तो ऑब्वियसली उसकी बहुत सारी बातें हम अपनाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा है, बहुत सारे संविधानज्ञों ने और इतिहासज्ञों ने ये कहा है कि अनुभवों से सीख लेना अच्छा है, इससे अच्छा कि नई चीज़ें अपना के ठोकर खाना। मतलब कुछ नई चीज़ें अपनाएंगे, फिर उसमें हम संतुलित होएंगे, फिर से इतना टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि हमने पहले से जो अनुभव लिए हैं इतने सालों से, उनसे ही क्यों ना कुछ सीख लें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था से बहुत कुछ सीखा है। देखो दोस्तों, हमारे देश में जो आज संसदीय व्यवस्था है, वो इंग्लैंड में भी संसदीय व्यवस्था ही है। जैसे हमारे देश में नाम मात्र का शासन अधिकारी होता है ना, राष्ट्रपति, है ना, वैसे ही वहाँ पे नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है, क्राउन, मतलब ब्रिटेन की महारानी, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने वहीं से सीखी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है, इंग्लैंड से ग्रहण की है, ठीक है। लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकप्रिय सदन जो होता है लोकसभा, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मतलब अगर लोकसभा के लिए बोला जाता है ना कि मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य, मंत्रिपरिषद का कोई एक सदस्य त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो ये बात हमने कहाँ से सीखी है, ये बात हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है, ठीक है। तीसरा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो अनुच्छेद 48 में रखा गया है कैग वर्तमान में, वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, इंग्लैंड से ग्रहण किया है। तीसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है दोस्तों कि भारत के संपूर्ण देश में एक ही नागरिकता सभी नागरिकों को दी जाएगी। अर्थात अमेरिका में दोहरी नागरिकता है दोस्तों। तो अमेरिका की दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है, उनके पास, अमेरिकी नागरिकों के पास एक तो अमेरिका की नागरिकता होती है कि वो अमेरिकी नागरिक है, और दूसरी अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, तो हर स्टेट की अपनी अपनी नागरिकता होती है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है ना, हमारे देश में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, जो भी नागरिकता है हमारे पास भारत की नागरिकता ही है। तो हमने एकल नागरिकता ली है। ऐसा इंग्लैंड में होता था, तो ये इंग्लैंड से ग्रहण करिए। तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि के समक्ष समान अधिकार, है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब कानून कैसे बनाते हैं। अब देखो हमारे देश में कानून कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ये सारी प्रक्रिया हमने इंग्लैंड से ली है। और विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष कोई भी ऊंचा बड़ा छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, अमीर गरीब सब एक समान होंगे। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ली है, इंग्लैंड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ग्रहण की है। पहली है संसदीय व्यवस्था, दूसरी है लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। यहाँ पे लोकप्रिय सदन से आशय लोकसभा से है, ठीक है। तीसरा है नाम मात्र का और औपचारिक प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष। तो हमारा अध्यक्ष जो होता है वो नाम मात्र का ही तो अध्यक्ष होता है। देखो हमारा वास्तविक शासन कौन चलाता है, हमारा वास्तविक शासन चलाता है प्रधानमंत्री, ठीक है। हमारा वास्तविक शासन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है ना, लेकिन वास्तव में नाम मात्र का शासन अध्यक्ष कौन होता है, जिसके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, वो है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कौन हो गया, नाम मात्र की शासन व्यवस्था हो गई ना। तो ऐसी पद्धति हमने कहाँ से सीखी है, ऐसी पद्धति हमने इंग्लैंड से सीखी है, क्योंकि वहाँ पर भी एक नाम मात्र का शासन अध्यक्ष होता है, औपचारिक शासन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, वहाँ का क्राउन, ठीक है, मतलब वहाँ की महारानी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद लिया हमने, एकल नागरिकता ली हमने, और विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता। ये 5-6 चीज़ें हमने इंग्लैंड से ली हैं, और भी बहुत सारी बातें ली हैं, पर यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। फिर हमने अमेरिका से क्या लिया। अब देखो दोस्तों, अमेरिका वो पहला राज्य था जिसका संविधान लिखित संविधान है।
कौन सा संविधान है? लिखित संविधान है ना। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित और एक अलिखित। तो ब्रिटेन में जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान। लेकिन अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7। और हमारे कितने हैं? 395। ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि इन 7 अनुच्छेदों से कैसे काम चलता है। दोस्तों ये 7 अनुच्छेद मतलब हमारा देश अमेरिका से एक तो क्षेत्रफल में बड़ा है, देखो हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में हर एक कानून, हर एक एक्ट, हर एक अधिनियम, मतलब विधिक प्रक्रिया भी लिख दी, संवैधानिक प्रक्रिया भी लिख दी, देशों के मूल अधिकार भी लिख दिए, मूल कर्तव्य भी लिख दिए, सब कुछ हमने लिखित रूप से ले लिया कि जो हमने लिख दिया वही हमारा कानून होगा। लेकिन अमेरिका में क्या किया है? अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद लिखे हैं, बाकी वहाँ पे जितनी भी और जो कानूनों की ज़रूरत होती है वो अलग तरह, विधि वहाँ की अलग होती है। हमने तो विधिक प्रक्रिया भी संविधान में ही लिखते हैं, लेकिन इनकी विधिक प्रक्रिया अलग है, न्यायिक प्रक्रिया अलग है। इन्होंने सिर्फ संविधान से रिलेटेड 7 कानून लिखे हैं और इनमें भी समय समय पर विभिन्न चीज़ें ऐड होती रहती हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद वहाँ के 7 ही हैं आज भी। ठीक है। तो और हमने अमेरिका से सीखा, मतलब ग्रहण क्या किया है? एक तो सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका। जो वर्तमान में हमारी उच्चतम न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है और निष्पक्ष है। मतलब निष्पक्ष मतलब किसी भी पद का प्रभाव उस पर नहीं होगा। सर्वोच्च मतलब उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा, उसके खिलाफ हम और कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है सर्वोच्च और निष्पक्ष। तो ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब न्यायपालिका स्वयं अपने दिए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकती है। मतलब अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय दे दिया और फिर न्यायपालिका को खुद को ये लगता है कि शायद उसने निर्णय जल्दबाजी में दे दिया, या फिर उसके निर्णय से जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं हुआ, तो स्वयं अपने निर्णयों में परिवर्तन कर सकती है। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये हमने कहाँ से सीखा है? ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का पद तो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है अमेरिका से। अब है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। तो ये महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछते हैं कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं। मौलिक अधिकार हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अलग होती है और इनकी महाभियोग प्रक्रिया अलग होती है। तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से। ठीक है। तो अमेरिका से हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद ली हैं? एक तो सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका, दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन, तीसरा है उपराष्ट्रपति का पद, चौथा है राष्ट्रपति पे महाभियोग, और पांचवा है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे महाभियोग, और 6th और सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। ठीक है। ये बातें हमने अमेरिका से ले ली। अब हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया? आयरलैंड से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमने नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण करे हैं। देखो हमारे संविधान में 2 तरह के, एक तो मौलिक अधिकार होते हैं, एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कानून द्वारा लागू किए जाने अनिवार्य हैं। अगर कहीं भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कि जैसे कि अभिव्यक्ति हमारा मौलिक अधिकार हो रहा है और अगर हमारे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है। और दूसरे होते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वो लोक कल्याणकारी कानून और नियम होते हैं जो कोई भी राज्य अपनी इच्छानुसार लागू करता है। मतलब अगर हमारे नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व वहाँ पे लागू करना चाहता है और कौन कौन से नहीं लागू करना चाहता। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक तो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक। ठीक है। तो इन अनुच्छेदों में तो रखे गए हैं मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, कौन सा? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक रखे गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं।
इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना। दोस्तों बहुतों बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को, देखो राष्ट्रपति को दोनों सदनों में कुछ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट राज्यसभा में है, वो 12 सदस्य मनोनीत करता है, और उसके बाद लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है अगर आवश्यकता है तो। ठीक है, तो ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, वो आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, वो पद्धति हमने कहाँ से ग्रहण करी है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करी है। तो आयरलैंड की तीनों बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना, और तीसरी है निर्वाचन पद्धति। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया है, समवर्ती सूची। देखो दोस्तों, जैसे कि 1935 के संविधान भारत शासन अधिनियम में भारत के विश्व को 3 भागों में बांट दिया गया था, वैसे ही हमारे संविधान में भी अपनाया है कि हमारे संविधान के विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। तीसरी ये वाली है समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब जो ये संघ सूची होती है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र का। जो राज्य सूची होती है, उस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य का। और जो समवर्ती सूची होती है, उस पे कानून बनाने का अधिकार इन दोनों का होता है। मतलब केंद्र और राज्य वहाँ पे मिलके कानून बनाते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में किसी कानून बनाने में मतभेद उत्पन्न होता है, तो अंतिम रूप से राय किसके मान्य होगी, केंद्र की। तो ये समवर्ती सूची हमने कहाँ से ग्रहण करी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण करी है। ठीक है, अब दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है कि अगर हमें हमारे संविधान में कोई चेंज करना है, तो वो किस पद्धति से करेंगे, कौन से तरीके से करेंगे, ये होती है संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो वो हमने कहाँ से ली है, दक्षिणी अफ्रीका से ली है संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, अब कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा हमने लिया है संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध तथा अपेक्षाकृत मजबूत केंद्र सरकार। जो हमारे केंद्र और राज्यों में किस प्रकार के संबंध होंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। और इसमें मजबूत केंद्र सरकार, ऑब्वियसली हमारे राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि हमारे केंद्र के पास है, क्योंकि हमारे केंद्र को स्ट्रॉन्ग रखा गया है राज्यों के मुकाबले। क्यों रखा गया है, इसका भी एक रीज़न था दोस्तों। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो वहाँ के अंग्रेज, मतलब ब्रिटेन के जो इतिहासज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके बयान आए थे, वक्तव्य दिया था उन्होंने कि भारत जैसा देश कुछ ही दिनों में बिखर कर समाप्त हो जाएगा। मतलब संसार के मैप में भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, और नया नया राज्य आज़ाद हुआ है, तो भारत के बस में नहीं है संभालना, है ना। ये उन्होंने कहा था। तो इसलिए हमें डर भी था कि सच में कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से हमसे अलग हो चुका था, है ना, और कश्मीर के मुद्दे पर हमारा विवाद भी हो गया था। तो हमें डर क्या था कि सच में ऐसा नहीं हो जाए। तो इसलिए हमने क्या रखा कि मजबूत केंद्र सरकार अपनाई हमने, कि भाई कभी भी कोई राज्य, कोई विद्रोही भावना उत्पन्न हो जाए किसी भी राज्य में, और कोई भी राज्य विद्रोह कर दे कि हम अलग होना चाहते हैं देश से, तो ऐसा अधिकार हमारे देश में किसी भी राज्य को नहीं दिया गया है कि वह अपने देश के खिलाफ विद्रोह कर दे या फिर देश से अलग होने के बाद सोचे। तो इसलिए हमने मजबूत केंद्र सरकार रखी है कि केंद्र के पास इतनी शक्तियाँ हैं जो राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ हमने कहाँ से अपनाई है, कनाडा से अपनाई है। ठीक है, अब रूस से क्या अपनाया है अपन ने, मौलिक कर्तव्य और जो पंचवर्षीय योजना अब जो खत्म हो गई है 2015 से पंचवर्षीय योजना, क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया दोस्तों, नीति आयोग आ गया है। कब से शुरू हुआ है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से। किसके स्थान पे आया है, योजना आयोग के स्थान पे आया है। ठीक है, योजना आयोग बना था दोस्तों 1950 में। ठीक है, तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करता था दोस्तों, कि वो 5 साल के लिए होती थी, और 5 साल में भारत का शासन और विकास हमें किस तरह से करना है ना, ये पंचवर्षीय योजना होती थी। ये हमने सीखी थी सोवियत रूस से। और मौलिक कर्तव्य, देखो दोस्तों, मूल अधिकार हमने सीखे हैं अमेरिका से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हमने सीखे आयरलैंड से, और मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं सोवियत रूस से। ठीक है,
थोड़ी सी चीज़ें हमने जापान से भी ली हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विधि द्वारा किस तरह की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, मतलब कानूनों को किस तरह से लागू किया जाएगा, ये हमने जापान से सीखा है। आपातकालीन प्रावधान देखो दोस्तों, इसमें 3 तरह के आपात होते हैं। राष्ट्रपति शासन होता है, एक राज्यों के लिए आपात होता है और तीसरा वित्तीय आपात होता है। ठीक है, तो ये जो आपातकालीन प्रक्रिया है 352 अनुच्छेद संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में रखी गई है? 352, 356 और 360 में। ठीक है, इनमें ये रखी गई है। तो ये आपात की प्रक्रिया में किस तरह से शासन किया जाएगा, किस तरह से देश को संभाला जाएगा, ये हमने कहाँ से सीखा है, कहाँ से ग्रहण किया है? जर्मनी से ग्रहण किया है। और फ्रांस से हमने ग्रहण किया है गणतंत्र, मतलब समता और संबंधुता का आदर्श। 2 चीज़ें ग्रहण की, एक तो समता और बंधुता जो हमने हमारी प्रस्तावना में रखा, और दूसरा है गणतंत्र, है ना। अब आप सोच रहे होंगे गणतंत्र क्या है, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि गणतंत्र क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना सा बता देती हूँ, कोई भी वो देश जिसका शासन अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि मनोनीत होता है, वो गणतंत्र कहलाता है। निर्वाचित मतलब लोगों द्वारा चुना जाता है वोटिंग के जरिए। मनोनीत मतलब किसी के द्वारा, मतलब कोई भी नाम देके उसे राष्ट्राध्यक्ष बना दिया, ऐसा नहीं होता है। मनोनीत नहीं होता है हमारा राष्ट्राध्यक्ष, लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो होता है गणतंत्र। तो हमने लगभग 11 देशों से 11 चीज़ों से सीखा है। पहला है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हमने 395 अनुच्छेदों में से 200 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड से हमने क्या सीखा? संसदीय व्यवस्था, नाम मात्र की सरकार, ठीक है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग का पद हमने वहीं से लिया है। एकल नागरिकता ली है और विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया है दोस्तों? निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका ले ली और न्यायिक पुनर्विलोकन भी वहाँ से ही ले लिया। फिर राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का पद लिया है हमने। मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौलिक अधिकार बहुत बार पूछते हैं। मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाया जाता है, मतलब उन पे महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया, तीनों हमने अमेरिका से ली है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन करना, और भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के राष्ट्रपति को किस तरह से निर्वाचित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। कनाडा से हमने मजबूत केंद्र सरकार ली है। और सोवियत रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना ली है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। और फ्रांस से क्या लिया है हमने? गणतंत्र और रिपब्लिक। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के स्रोत। तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन भी दोस्तों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाएं। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है, कोई क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।